हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10 ज्योग्राफी में इकाई 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो इकाई 1 का ये खंड का है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो आइए इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। भूमि निम्नीकरण क्या होता है? जब भूमि में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी पड़ जाए, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ठीक है, तो वैसी स्थिति को हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण किस वजह से हुआ है वो बताना है। तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग कारणों से भूमि निम्नीकरण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पंजाब और हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई की वजह से भूमि, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए दूसरा, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि क्या होती है? सोपानी का अर्थ होता है सीढ़ी। ठीक है, तो सीढ़ी नुमा खेती जो है पहाड़ी वाले राज्यों में की जाती है। तो इनमें से पहाड़ी वाले राज्य कौन से हैं? तो उत्तराखंड है। ठीक है, तो उत्तराखंड में सोपानी कृषि की जाती है। समझ गए आप? तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद देखिए तीसरा, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, यानी कौन से राज्य में इसका विस्तार है मरुस्थलीय मिट्टी का। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार देखिए पश्चिम राजस्थान, तो ऑप्शन में तो राजस्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए चौथा, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है जो उनके प्रजनन को रोक देता है, नष्ट कर देता है। कौन सा रसायन है वो? तो यहाँ पे हम देखते हैं एड्रीन नाम का रसायन मेढक के प्रजनन को रोक देता है। तो रसायन का नाम है एड्रीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। पांचवा है काली मिट्टी का, यानी काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो ये रही काली मिट्टी। ठीक है, ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, कपास की खेती होती है। तो इसका दूसरा नाम जो है स्थानीय नाम रेगून इसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक पहला, मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। ठीक है, यानी जलोढ़ मिट्टी जिस राज्य में फैली हुई है उन राज्यों के नाम बताना है, कहाँ फैली हुई है, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है, जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक है, उन राज्यों में। काफ़ी आसान सवाल है ये। आइए इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, जलोढ़ मृदा किन राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, उन क्षेत्रों का नाम बताना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए उत्तर भारत का मैदान, तो इसमें कौन सा शामिल है? उत्तर बिहार भी शामिल है, यूपी भी शामिल है। समझ में क्या आ गया? तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, तो आपको फसल का नाम बताना है। इस मिट्टी में गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन जैसी फसलें उगाई जाती है। समझ गए? तो फसल का नाम ही बस लिखना है। दूसरा सवाल देखिए, समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्चय कृषि की जाती है, यानी सीढ़ी नुमा खेती। ठीक है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो पहाड़ी नुमा क्षेत्रों में समुच्चय खेती जो है वो की जाती है मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। समुच्चय खेती का मतलब सीढ़ी नुमा आकृति की खेती से करेंगे। देखिए समुच्चय कृषि एक कृषि पद्धति है जिसमें बारिश और मिट्टी के कटाव को पानी खेत में रोकने हेतु मिट्टी के कटाव को खेत में रोकने हेतु सीढ़ी नुमा ढाल बनाकर खेती की जाती है, जो पहाड़ी ढलानों पर ज़्यादा किया जाता है। समझ गए? तो ये होती है समुच्चय कृषि। थी आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। पवन अपर्दन क्या है? यानी हवा द्वारा मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, कट जाना, वो पवन अपर्दन होता है। तो ऐसे क्षेत्रों में कौन सी खेती पद्धति अपनाई जाती है? तो इसका आंसर हम काफ़ी सिंपल तरीके से यहाँ से करेंगे। पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका खेती जो श्रेष्ठकर है, उत्तम मानी जाती है, जो फसलों के बीच घास की पट्टिका विकसित करने पर आधारित है, जिससे क्या होगा कि मृदा का अपर्दन नहीं होगा। ठीक है, वो मिट्टी की जड़ों को बांध देंगे। ठीक है, इससे मृदा अपर्दन नहीं हो पाएगा। तो समझ गए? तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर। चौथा सवाल देखिए, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, उन भागों के नाम बताना है। यहाँ की मिट्टी, यानी जिन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है वहाँ की मृदा की क्या विशेषता है वो भी बताना है। तो इसका आंसर देखिए, पहले समझिए आप। पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्ण और कावेरी नदियों से निर्मित डेल्टा जो जलोढ़ मिट्टी से जुड़ा है। ठीक है,
तो ये पूर्व तटीय मैदान में है, क्या हुआ है, डेल्टा का निर्माण हुआ है। तो यहाँ अब इस मिट्टी की विशेषताएं भी हमें बताना है, यानी हमें पूरा लिखना है। कुल मिलाकर भारत का 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है, ठीक है। तो डेल्टा का निर्माण हुआ और इस मृदा का विकास हुआ, जलोढ़ मृदा का। अब इस मिट्टी की विशेषताएं हमें बताना है, ये पूरा आपका हो गया। अब इसके बाद जलोढ़ मिट्टी की विशेषता आपको यहाँ से यहाँ तक कर लेनी है। चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैं लगा देता हूँ, पूरा वही आप अच्छे से लिख लीजिए, समझ गए। पांचवा सवाल देखिए, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। फसल चक्रण क्या होता है, एक फसल लगाने के बाद कोई दूसरा फसल लगा देना, तो इससे मिट्टी को कैसे सुरक्षा मिलती है, मृदा संरक्षण में किस प्रकार ये सहायक है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे समझिए आप। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। जो पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, और पोटेशियम, ये सारे इनको हम बरकरार रख सकते हैं फसल चक्रण द्वारा। गेहूँ, कपास, मक्का, आलू आदि लगातार उगाने से क्या होता है कि मृदा में ह्रास होता है, ठीक है, उसकी उपजाऊ क्षमता कम होती है। यानी इन फसलों के उगाने के बाद हम फसल चक्रण विधि द्वारा हम तिलहन दलहन यानी दाल वाली फसल लगाएंगे, तो इससे क्या होगा कि पौधे की खेती में पुनः पूर्ति योग प्राप्त होगा और इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। यानी नाइट्रोजन किसके कारण होता है, दलहन वाले प्लांट में होता है, ठीक है। वातावरण से नाइट्रोजन को वो मिट्टी के जड़ों में क्या करते हैं, एकत्रित करके सोख लेते हैं। तो ये हो गई फसल चक्रण से लाभ। तो यहाँ तक इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारा प्रारंभ होता है लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए क्या है, संख्या 3 है। पहला है जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। काफ़ी आसान सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। पहले समझिए जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है, जलाक्रांतता क्या है और जलाक्रांतता के वजह से मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका होती है। मिट्टी के कटने से, मिट्टी के एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाने से, ठीक है, वो मृदा अपरदन कहलाता है। तो पहले आप अच्छे से समझिए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। देखिए पहले जलाक्रांतता क्या है। जलाक्रांतता एक समस्या है, जल से संबंधित समस्या है। कोई किसान अपने खेतों में आवश्यकता से ज़्यादा सिंचाई कर देता है तो वैसी स्थिति में उसकी भूमि की मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। भूमि के निम्नीकरण का हो जाना यानी अधिक सिंचाई करने से भूमि की मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो आवश्यक खनिज हैं, ठीक है, उपजाऊ क्षमता है वो कम पड़ जाती है, जो भूमि निम्नीकरण हो जाता है, ठीक है। तो जलाक्रांतता आपको समझ में आ गया, ये जल से संबंधित समस्या है। तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे, और इसी में हमें ये भी बताना है कि जलाक्रांतता से, ठीक है, यानी भूमि अपरदन में किस तरीके से ये सहायक होता है, ठीक है। यानी जलाक्रांतता मिट्टी को कटने में कैसे सहायता करती है, मिट्टी को कैसे नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। मृदा की अति सिंचाई यानी सिंचन से जलाक्रांतता वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाती है, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। अब ये मृदा अपरदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है, मिट्टी को काटने में। पहला है जलाक्रांतता से मिट्टी में लवणीय और क्षार की मात्रा बढ़ जाती है, जो मृदा का अपरदन का मुख्य कारण बनती है। दूसरा है इससे मृदा में उपस्थित लाभदायक सूक्ष्मजीव मर जाते हैं, जिससे मृदा अपरदन और भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। समझ गए आप। तो ये पूरा आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। मृदा संरक्षण क्या होता है, मिट्टी का बचाव करना, ठीक है। तो मृदा संरक्षण पर एक निबंध हमें लिखना है। कैसे करना चाहिए, फसल चक्रण द्वारा करना चाहिए, ठीक है, और जलाक्रांतता जैसी समस्याओं पर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो इसका आंसर का यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं आपको पूरा लिख लेना है। इसके बाद देखिए तीसरा, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य, स्पष्ट करें। भारत में ये सही बात है, भारत में ज़्यादा मात्रा में पशुधन है, लेकिन वो ज़्यादा दुधारू नहीं है, उच्च नस्ल किस्म के नहीं हैं, ठीक है। चारागाह का अभाव है, उनको अच्छे से चारा नहीं मिल पाता है। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था में यानी दूध उत्पादन में इनका योगदान नहीं हो पाता है। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर आप यहाँ से कर सकते हैं। भारत पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है, किंतु अस्थायी चारागाह बहुत कम भूमि उपलब्ध है। ये सारे लिखते हुए यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं, अन्यथा मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से भी आप इसे लिख सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। समझ गए आप। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।